हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम अ, आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए स्पेशल स्पेशल जो है साइंस का जो है सेट 1 को जो है हल करेंगे। सेट 1 में देखिए आरआरबी ग्रुप डी में साइंस का जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेट 1 में टॉप 25 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और यह सेट जो है आप लोगों का जो है लगातार चलता रहेगा। तो पूरा सेट आप लोग ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिएगा और जो बात इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसको निश्चित रूप से आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोयला के खानों में प्रमुख प्रदूषक गैस है। तो कोयला के खानों में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन है? देखिए CH4 देखिए CH4 यानी कि मीथेन हो गया, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो कोयला के खानों में प्रमुख प्रदूषक गैस होता है देखिए SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन के बारे में पूछे तो मीथेन क्या होता है कि प्राकृतिक गैस यानी कि गोबर गैस का जो है प्राथमिक घटक होता है। प्राकृतिक गैस कहिए या गोबर गैस का जो है प्राथमिक घटक होता है। उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा कि जैसे पेट्रोल हो गया पेट्रोल हो गया पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया डीज़ल हो गया, कोयला हो गया, इन सभी पदार्थों के जो है अधूरे जलने से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है? तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि मीथेन जो है प्राकृतिक गैस यानी कि गोबर गैस का प्राथमिक घटक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस होता है, CO2 क्या होता है? CO2 मानव जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 गैस को क्या करता है कि छोड़ता है, ठीक है? उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा, कोयला के खानों में प्रमुख प्रदूषक गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? देखिए आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, पट्टिकाणु हो गया, जीवद्रव हो गया। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका का जो है प्रमुख घटक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीसी ऑप्शन नंबर ए। और देखिए डब्ल्यूसी के बारे में याद रखिएगा संक्रमण से बचाता है। मनुष्य को जो है संक्रमण से बचाता है जो है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है संक्रमण से बचाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य मुख्य घटक मुख्य घटक क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक होता है न्यूट्रोफिल। न्यूटो न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है? न्यूट्रोफिल। और देखिए आरबीसी का जो है जो है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक होता है न्यूट्रोफिल। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? तो न्यूट्रोफिल होता है। उसके बाद देखिए रक्त पट्टिकाणु, तो रक्त पट्टिकाणु के बारे में याद रखिएगा, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकता है। यह जो क्या करता है चोट चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकता है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। रक्त पट्टिकाणु जो होता है चोट लगने पर जो है रक्त स्राव को रोकता है। उसके बाद देखिए जीव द्रव के बारे में रखिएगा, कोशिका के भीतर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है जीव द्रव। कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है जीव द्रव। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाता है और रक्त पट्टिकाणु कम होता है। देखिए चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकना और जीव द्रव क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? देखिए फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिप्पेरिन। देखिए हिप्पेरिन होगा यहाँ पर हिप्पेरिन इस तरह से, हिप्पे हिप्पेरिन हिप्पेरिन। तो देखिए न हिप्पेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिप्पेरिन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? देखिए उत्सर्जन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो देखिए नेफ्रॉन का संबंध देखिए उत्सर्जन तंत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल बदल देता है। तो मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? देखिए किडनी हो गया, लीवर यानी कि यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, बरियात हो गया। तो देखिए मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर यानी कि यकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीवर यकृत ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
मूत्र का पीला पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है किसके मौजूदगी के कारण होता है? देखिए पित्त हो गया, लसिका हो गया, देखिए कोलेस्टेरोल हो गया, यूरोक्रोम हो गया। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोक्रोम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सा होता है? देखिए टिबित हो गया, देखिए टेप्रेजियम हो गया, टेप्रेजियम, उसके बाद देखिए स्टेपिज हो गया, उसके बाद देखिए जाँघ की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेपिज जो होता है कान की हड्डी होती है, कान की, ठीक है? और सबसे बड़ी हड्डी जो होते हैं जाँघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी के बारे में याद रखिएगा फीमर, और सबसे छोटी हड्डी जो है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जाँघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। तो इसपे पूछा है सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने कितने जो है जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए 12 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो किस तत्व के प्रतीक में एक एक अक्षर होता है? देखिए कॉपर यानी कि Cu, कार्बन मतलब C, क्लोरीन मतलब Cl, कैल्शियम मतलब Ca। तो एक अक्षर किस तत्व के प्रतीक में है? देखिए कार्बन के प्रतीक में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन। तो क्वेश्चन पूछा निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो कार्बन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। तो परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाते हैं? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संक्रमण तत्व से, समूह तत्वों से, क्षारीय तत्वों से। तो देखिए परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं देखिए संक्रमण तत्व से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये परिवर्तनीय संयोजकता यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं संक्रमण तत्व से, और संक्रमण तत्व जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, किस ब्लॉक के तत्व को कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। तो ये सभी बातें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सोना को घोल सकता है, तो सोना को कौन घोल सकता है? देखिए ग्लिसरीन, उसके बाद देखिए पेट्रोलियम ईथर, उसके बाद देखिए मेथेनॉल, उसके बाद देखिए एक्वा रेजिया। तो देखिए सोना को घोलता है एक्वा रेजिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? देखिए सांद्र सांद्र जो है, सांद्र एचसीएल, और देखिए सांद्र एचसीएल, और देखिए सांद्र एचसीएल, और सांद्र देखिए सांद्र देखिए एचएनओ3 एचएनओ3 का देखिए एचएनओ3 का 3 अनुपात देखिए 1 का मिश्रण होता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो देखिए सांद्र एचसीएल, और देखिए सांद्र एचएनओ3 का 3 अनुपात 1 का मिश्रण होता है। यानी कि सांद्र एचसीएल की मात्रा रहेगा 3, और देखिए एचएनओ3 की मात्रा 1 रहेगा। तो सांद्र एचसीएल और सांद्र एचएनओ3 का 3 अनुपात 1 के मिश्रण को ही एक्वा रेजिया कहते हैं। जिसमें सोना और प्लेटिनम को क्या होता है कि घोल सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्वा रेजिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। निष्क्रिय मतलब क्या? निष्क्रिय मतलब उदासीन, निष्क्रिय मतलब उदासीन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो उदासीन विलयन का पीएच मान देखिए 7 होता है, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। और अम्ल का पीएच मान होता है देखिए 7 से कम। और देखिए भस्म का पीएच मान होता है देखिए 7 से अधिक। तो ये सभी बातें भी आप लोग याद रखिएगा कि निष्क्रिय यानी कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और अम्ल का पीएच मान देखिए 7 से कम होता है, और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये सभी बातें भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी प्रकृति के कौन होता है? देखिए SO2 हो गया, N2O हो गया, CaO हो गया, ZNO हो गया। तो देखिए उभयधर्मी प्रकृति के होता है देखिए ए एल टू टू ओ थ्री
उसके बाद देखिए PbO होता है, उसके बाद देखिए ZnO। ये सभी क्या होता है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया और जिंक का ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी उभयधर्मी प्रकृति के ये तीनों होते हैं, ठीक है? तो तीनों के बारे में याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मी प्रकृति के कौन-कौन होता है? तो 3 होता है, ये तीनों के बारे में याद रखिएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया। तो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो इसमें कौन है? देखिए ZnO है, यानी कि जिंक ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ZnO, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद देखिए 17 हो गया, 18 हो गया। तो देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 17 के अंतर्गत हैलोजन रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आप लोग याद रखिएगा, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। वर्ग वर्ग फर्स्ट ए के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय क्षारीय धातु क्षारीय धातु। और वर्ग सेकंड ए के तत्व को कहते हैं देखिए क्षारीय क्षारीय मृदा धातु। याद रखिए मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो आप लोग याद रखिएगा, हैलोजन रखा जाता है वर्ग 17 के अंतर्गत। और वर्ग फर्स्ट ए को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग सेकंड को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु और वर्ग 18 में रखा जाता है अक्रिय गैस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? देखिए प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, उसके बाद देखिए प्रतिदिन 1000 बार, उसके बाद देखिए प्रति घंटा 100 बार। तो देखिए औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड 100 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रवर्धक का उद्देश्य है, तो प्रवर्धक का उद्देश्य क्या होता है? देखिए आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। तो प्रवर्धक का उद्देश्य क्या होता है कि आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। उसके बाद देखिए बी नंबर है देखिए, इसके आगत में भारीता को क्षीण करना। उसके बाद देखिए इसमें इसमें भारत संकेत में विरूपण पैदा करना। उसके बाद देखिए बी तथा सी दोनों। देखिए प्रवर्धक, तो प्रवर्धक का जो उद्देश्य होता है आगत संकेतों की शक्ति या धारा यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेतक हो करता है? तो मुक्त ओर से निलंबित चुंबक यानी कि मुक्त ओर से लटका हुआ चुंबक जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है? देखिए पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर, उसके बाद देखिए पश्चिम दक्षिण। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा संकेत करता है देखिए उत्तर दक्षिण की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद देखिए होल्स हो गया, आयन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो देखिए मुक्त जो है विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, पी प्रकार पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है प्रकार के, उसमें उसमें क्या होता है कि अ, धारा का प्रवाह होता है होल के कारण। और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एन प्रकार, तो एन प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है और पी प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह जो है होल्स के कारण धारा का प्रवाह किसमें होता है? पी प्रकार के अर्धचालक में। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है एन प्रकार के अर्धचालक में। तो इन सभी बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? देखिए परावर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, परिक्षेपण हो गया, अपवर्तन हो गया। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो एक लेंस की शक्ति इसकी डैश की व्युत्क्रमानुपाती होती है? देखिए फोकस दूरी हो गया, त्रिज्या हो गया, फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? देखिए आवेश के संरक्षण नियम पर, उसके बाद देखिए ऊर्जा के संरक्षण से, उसके बाद देखिए संवेग के संरक्षण से, कोणीय संवेग के संरक्षण से। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है आवेश के संरक्षण नियम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भाप अंगार गैस यानी कि जल गैस किसका संयोजन है?
तो भाप, अंगार गैस, जल गैस किसका संयोजन है? देखिए CO और H2, उसके बाद के CO2 और H2, उसके बाद के CO और H2 और उसके बाद के CO2 और CO। तो देखिए भाप, अंगार गैस यानी कि जल गैस संयोजन होता है CO और H2 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्वृष्ट होता है। तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें अंतर्वृष्ट होता है? देखिए ढालवा लोहा हो गया, जंगरोधी इस्पात हो गया जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, पिटवा लोहा हो गया यानी कि ताड़े लोहा यानी उच्च वेग इस्पात। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्वृष्ट होता है? तो जंगरोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो गया। उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रेट लिखा है, तो हाइड्रेट के स्थान पर देखिए हेमीहाइड्रेट भी लिखा रहता है। हेमी हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट हाइड्रेट लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा हेमीहाइड्रेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र भी याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ हाफ H2O। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, या हाइड्रेट के स्थान पर हेमीहाइड्रेट भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो किस प्रकार के जनन में शामिल होने पर अधिक विविधता उत्पन्न होती है? देखिए लैंगिक जनन हो गया, बाइनरी विखंडन हो गया, वनस्पति जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन में अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये सेशन आप लोग का जो है टॉप 25 क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। इसका सेट आप लोग को प्रतिदिन मिल जाएगा, प्रतिदिन चलता रहेगा। इसका सेट साइंस का भी सेट मिलेगा, और उसके बाद देखिए करंट अफेयर और जीके जीएस का भी सेट आप लोग को मिलता हुआ रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।